जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं हिंदी का प्रैक्टिस शीट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक अपना प्यार और सहयोग दीजिएगा। इस क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए भी आप अपने सभी साथियों को बोल दीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देवनागरी का पूर्व नाम है, यानी देवनागरी लिपि जो है उसका पूर्व नाम है। ऑप्शन ए गुप्त लिपि। जो गुप्त लिपि होती है वह संस्कृत भाषा में प्रयोग की जाती थी। शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। तो जो देवनागरी का पूर्व नाम है वह है, ऑप्शन सी सही है, प्राचीन नागरी लिपि। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या भारत की राष्ट्रीय लिपि है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, क्या कि भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में राजभाषा पर संसद का आयोग और समिति के विषय में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 में राज्यों और संघ राज्यों के बीच संचार यानी भाषा के माध्यम के बारे में बताया गया है। फिर है ऑप्शन सी 348 अनुच्छेद। इसमें भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का भाषाई संबंधी निर्देश दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 120। 120 में क्या दिया गया है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? वर्ष 1947 में किया गया था और 31 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? 31 जुलाई को। किसके निर्देशन में? तो आचार्य, क्या? आचार्य नरेंद्र देव के, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर वर्ष 1947 में किया गया था, 31 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? क्या कौन सी बात गलत है हमें बताना है। जो धा वर्ण है वह सघोष, महाप्राण और दंत्य। तो सघोष के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा आता है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि जो धा वर्ण है वह
चौथा वर्ण है तो साघोष के अंतर्गत चौथा, महाप्राण के चौथा और दंत वर्ण के अंतर्गत भी धा आता है। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या है, सही है। पूछा क्या है, कौन सी बात गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी बा के बारे में पूछा है। तो साघोष के अंतर्गत 3, 4, 5 तो पा फा बा यानी साघोष तो हो गया, ओष्ठ भी हो गया। महाप्राण के अंतर्गत क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है। जब महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा होता है तो बा क्या है, तीसरा वर्ण है, तो महाप्राण के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत पूछा गया है और यही गलत है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सही सभी ऑप्शन क्या हैं, सही ऑप्शन हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। जो उत्क्षिप्त ध्वनि या उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं वह दो होते हैं। कौन कौन से, एक तो ड़ा होता है और दूसरा ढा होता है। तो आरजू में इन दोनों वर्णों में कोई नहीं आया। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, पढ़ाई शब्द में ढ़ा दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या शुद्धवर्तनी के बारे में हमें बताना है। तो शुद्धवर्तनी में शुद्ध कौन सा है यह हमें बताना है। ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो हमारा दर्शनाभिलाषी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विकारी शब्द हमें बताना है। तो विकारी क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये शब्द जो होते हैं वह उत्पत्ति के आधार पर आए हुए होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या यहाँ पे देखते हैं तीसरा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये सभी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। हमें बताना है भाववाचक। शत्रुता, तूफान, मनुष्य और गुरु। तूफान, मनुष्य, गुरु यह तीनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तूफान, मनुष्य और गुरु ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो बचा के हमारा शत्रुता, जो शत्रुता शब्द है वह हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्त्रीलिंग का चयन करना है। इन चारों शब्दों में जो स्त्रीलिंग शब्द है उस चीज़ का हमें चयन करना है। जैसे नृत्य क्या है, अच्छा है कि अच्छी, नृत्य अच्छा है तो पुल्लिंग हो गया। धर्म अच्छा है तो पुल्लिंग हो गया। दीपक जल रहा है या दीपक किसी व्यक्ति का भी नाम हुआ तो यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद ऑप्शन सी है कुटिया, क्या कुटिया बहुत अच्छी बनी है या कुटिया अच्छी है। तो क्या है, ऑप्शन सी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कुटिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या,
कि नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य हमें बनाना है। नौकरन तो पहले ही गलत हो गया है। नौकराइन आज छुट्टी पर है, ये भी गलत हो गया। नौकरनी, नौकरनी, ये शब्द पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, नौकरानी आज छुट्टी पर है। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताना है। बहुवचन शब्द बताना है। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षागण, यह तीनों गलत है। वर्षा शब्द का एक वचन और बहुवचन सदैव वही होता है। तो जो बहुवचन पूछा है तो बहुवचन वर्षा ही होगा। यानी 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी वर्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो प्लेटफॉर्म से गई यानी क्या हुआ, अलग होना दर्शाया जा रहा है। जब अलग होना दर्शाया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जब किसी चीज़ से अलग होना दर्शाया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। करण कारक क्या होता है, साधन को दर्शाता है। जैसे रामू ने मोहन को डंडे से मारा, किससे, डंडे से मारा, तो साधन हो गया। कर्ता की विभक्ति ने होती है और कर्ता ने कर्म की विभक्ति को होती है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस प्रकार का चिन्ह है। क्या पूछा है, को के बारे में केवल पूछा गया है। जब केवल को के बारे में पूछा गया है तो को कहाँ पर विभक्ति आती है, कर्म, कर्म कारक के अंतर्गत को विभक्ति आती है। इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। करण कारक में विभक्ति से आती है लेकिन यहाँ पर साधन के प्रति होता है। संप्रदान में के लिए होता है विभक्ति। संबंध का, की, के, नानी, ने, इस प्रकार से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। किसके, बोलने वाले के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। तो जब जो खुद वक्ता बोलता है तो वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। क्या बोला गया है, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष क्या होता है, जब वक्ता और श्रोता दो लोग होते हैं। जब श्रोता सुनता है तो वहाँ मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है, जब दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर बोलने वाले के लिए बोला गया था, पूछा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ए उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, शायद कोई कमरे में छिपा है। क्या,
शायद कोई कमरे में छिपा है। वाक्य में स्थूलांकित शब्द यानी ये जो कोई शब्द है, तो ये कोई शब्द है इसके बारे में पूछा गया है। कोई, कुछ, ये सब क्या होता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, क्या, क्यों, कब। संबंधवाचक में संबंध बताएगा, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा के बीच में संबंध है। निजवाचक क्या होता है? स्वयं, अपना, खुद, इस प्रकार से जब शब्द होते हैं तो वह निजवाचक होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक में यानी पुस्तक शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तक शब्द दिया गया है, हमें विशेषण बनाना है। तो पुस्तकालय नहीं होगा, पुस्तकें बहुवचन होता है, पुस्तकों नहीं, क्या, पुस्तकीय। क्या राइट आंसर जो हमारा सही होगा विशेषण के रूप में वह होगा पुस्तकीय। क्या, पुस्तकीय सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यह पुस्तक किसकी है में, यह पुस्तक किसकी है में स्थूलांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। जो यह है इसके बारे में हमें बताना है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है, क्या, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आता है तो वह विशेषण की भांति प्रयोग करता है, लेकिन यह सर्वनाम है तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। किसे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और जो पुस्तक है वह एक वचन है। किसकी है? तो किसकी है तो यहाँ से स्त्रीलिंग का पता चलता है। तो हमारा जो राइट आंसर सही होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। यानी जब दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पर क्रिया किस रूप में दिखाई देगी? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। तो किसके रूप में दिखाई देगी? उत्तरावस्था के रूप में दिखाई देगी जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो उत्तमावस्था होता है डी, वह जब कई लोगों के बीच में, क्या, जब कई सारे लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर उत्तमावस्था होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हम अब अपने आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, वह हमारा आज का क्या है आगे देखते हैं कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर, क्या, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह कौन सी क्रिया होती है? आकर्मक, साकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर क्या है? आकर्मक में कर्म नहीं होता है और यहाँ पूछा क्या गया है? जिस क्रिया के संचालित व्यापार का कर्म कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा। जब कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक, जो सकर्मक क्रिया होती है यहाँ पर कर्म का होना जरूरी होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? दो कर्म दिए गए होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब हम किसी
कोई कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास में जब आया कीजिए तो लाइक कर दीजिए कि जो लाइक आपका होता है, कमेंट होता है, अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है, उत्साह होता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा किया जाए। वैसे पूरा प्रयास करता हूँ 100% देने का। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।